नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी। हम बात करेंगे द कश्मीर फाइल्स को लेकर। इस वक्त चर्चा हो रही है और वहीं पर बीजेपी पर भी आरोप लग रहे हैं कि प्रोपेगेंडा मूवी है, बीजेपी सपोर्ट कर रही है, बीजेपी को फायदा मिल रहा है। कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी समर्थित सरकार थी। तमाम जो सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब हम सर से जानेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, ये सबसे पहले तो सवाल ये है कि आपने मूवी देखी है ये द कश्मीर फाइल्स और कैसी लगी आपको? मैंने एक नहीं बल्कि 2 बार ये मूवी देखी है और मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि जैसे आपका एनएमएफ का मतलब है न्यूज़ मीन्स फैक्ट्स, इस मूवी में भी फैक्ट्स दिखाया गया है। और 32 वर्षों तक जिस सत्य को दबाने का कुत्सित प्रयास किया गया, जो लीपापोती की गई, जो इस्लामिक आतंकी जिहाद का संरक्षण करने के लिए कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम ने सत्य की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, तो आज वो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का सच आज बाहर सामने देश की जनता के सामने आ चुका है। जी, लोग ये बोल रहे हैं कि प्रोपेगेंडा मूवी है। कांग्रेस और बाकी जो पार्टियां वो बोल रहे हैं कि प्रोपेगेंडा मूवी है, बीजेपी को इससे फायदा होना है और इसीलिए इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और साथ ही इस मूवी को लेकर विरोध भी हो रहा है। जैसे केरल के जो ट्विटर हैंडल हैं उससे भी ट्वीट हुआ कांग्रेस के। और अभी आप देख रहे हैं कि राजस्थान में धारा 144 1 महीने के लिए लगा दी गई है। ये तो सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी को कांग्रेस ने बैठे बिठाए दे दिया। देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ राजस्थान की सरकार से कि ये क्या मानसिकता है कि जब हिजाब का विवाद चल रहा था तो पीएफआई जैसी आतंकी संस्थान को इन्होंने मार्च निकालने के लिए परमिशन दे दी। आप सोचिए, हिजाब मामला जो कोर्ट में चल रहा था, उस पर कोर्ट सुनवाई कर रहा था, उस समय पर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी और बिगड़ रही थी। अलग अलग हिस्सों में, बंगाल में आपने देखा बम भी चले, तो उस समय पर आतंकी संगठन पीएफआई को परमिशन मिलती है मार्च निकालने के लिए। परंतु अगर कोई व्यक्ति कोटा में फिल्म देखना चाहते हैं तो वहां पर 144 की धारा लगाई जाती है। दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी आज भी दादी माँ वाली इमरजेंसी माइंडसेट की शिकार है। उनमें कितना असहिष्णुता का भाव पैदा है और आज भी जीवित है, और किस प्रकार से वो सत्य की आवाज़ को दबाना चाहती है। और क्यों दबाना चाहती है? इसलिए दबाना चाहती है क्योंकि असलियत में कश्मीरी पंडितों के असली गुनहगार कांग्रेस पार्टी और फारूक अब्दुल्ला की उस समय की सरकार है। और ये कई तथ्य है, ये कहते हैं प्रोपेगेंडा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने फिल्म देखी? आप बताइए कौन सा प्रोपेगेंडा दिखाया गया है? क्या ये हकीकत नहीं है कि 70 आतंकवादियों को राजीव गांधी की सरकार जब केंद्र में थी और फारूक अब्दुल्ला की सरकार राज्य में थी, उन्होंने 70 आतंकवादियों को जुलाई से दिसंबर 89 के बीच में छोड़ा? क्या ये सत्य नहीं है कि जगमोहन जी ने 1988 में बार बार पत्र लिखकर कहा राजीव गांधी से कि आप कार्रवाई करें, यहाँ पर हालात बिगड़ रहे हैं? क्या ये सच्चाई नहीं है कि 88 के बाद ही वहाँ पर भारत का तिरंगा लहराना बंद हो चुका था? केंद्र में और राज्य में किसकी सरकार थी? यही दोनों की सरकार थी। क्या ये हकीकत नहीं है कि टपलू जी की हत्या 1989 में हुई? राजीव गांधी केंद्र में, फारूक अब्दुल्ला जी राज्य में थे। क्या ये हकीकत नहीं है कि जस्टिस गांजू की जब हत्या हुई 4 घंटे तक शव को उठाने के लिए कोई नहीं आया, और जस्टिस गांजू के बेटे ने बताया कि मेरे पिता की हत्या के बाद राजीव गांधी ने केवल इसलिए फारूक अब्दुल्ला पर कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि उन्होंने फ्रेंडशिप बिफोर नेशन, फ्रेंडशिप बिफोर हिंदूज, मेरी मित्रता पहले हिंदू बाद में, ये नीति अपनाई। जी, जैसे कि आपने कहा कि कांग्रेस इसकी जिम्मेदार है, लेकिन कांग्रेस ये बता रही है कि 1989 में जो सरकार बनती है उसको समर्थन बीजेपी बाहर से देती है। साथ ही जगमोहन जी का आपने नाम लिया, उनको भी आरएसएस मैन कहा जाता है, बीजेपी के बहुत करीबी उनको बताया जाता है और ये कहा जाता है कि वो इस मामले में शामिल थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ जो भी कश्मीरी पंडित हैं वो निकल कर यहाँ से चले जाएं। ऐसा आरोप कांग्रेस लगाती है। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है, परंतु तर्क से बात करना और तथ्यों से बात करना, न्यूज़ मीन्स फैक्ट्स, और बोलने में भी फैक्ट्स होने चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, 84 से 89 तक जब जगमोहन जी पहली बार गवर्नर बने तो उनको गवर्नर बनाकर किसने भेजा? तब तो बीजेपी नहीं थी कहीं पर भी पिक्चर में। उनको गवर्नर कांग्रेस की सरकार ने भेजा। ये वही जगमोहन जी है जब जिनको ये आरएसएस का आदमी कहते हैं। आपको याद होगा कि 77 में इमरजेंसी लगी थी। उस समय पर इंदिरा गांधी जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली का जगमोहन जी को बनाया था और आरएसएस पर उस समय प्रतिबंध लगाया गया था। तो आप कह रही हैं कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने वाली इंदिरा गांधी ने आरएसएस के ही व्यक्ति को लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली का बनाया? हाँ, नहीं, मतलब कांग्रेस ये कह रही है, तो क्या इंदिरा गांधी खुद आरएसएस से थी क्या? ये कह रही है कांग्रेस पार्टी। तो बिना तर्क और बिना तथ्य के बात करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि
जो पलायन वो बताते हैं, वो पलायन आज तो उसका प्रमाण भी मिल गया है कि वो पलायन, जिसको मैं पलायन नहीं, मैं उसको जेनोसाइड मानता हूँ, वो फारूक अब्दुल्ला की नाक के नीचे। और वो मानने वाला तथ्य कौन सा है? एक कानून बना 1997 में जिसका नाम है जम्मू कश्मीर माइग्रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट। वो कानून फारूक अब्दुल्ला ने ही बनाया 1997 में। उस कानून के पहले पन्ने पर जहां पर माइग्रेंट की डेफिनेशन दी गई है, परिभाषा माइग्रेंट की दी गई है कि माइग्रेंट कौन है वो व्यक्ति जिसकी बात की जा रही है, तो उन्होंने वहां पर माना है कि जिन व्यक्तियों का पलायन, मतलब कश्मीरी पंडितों का पलायन 1 नवंबर 79 से बाद हुआ, इसका मतलब 1 नवंबर 79 को किसकी सरकार थी? फारूक अब्दुल्ला की सरकार राज्य में थी। उनका तो इस्तीफा 18 जनवरी को हुआ था और राज्य केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। तो उनके खुद के कानून में उन्होंने माना है कि जो माइग्रेशन है उनके हिसाब से, जिनको हम जेनोसाइड कहते हैं, वो नवंबर 1989 में फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी की नाक के नीचे हो रहा था। ये दस्तावेज है। कब हत्या हुई जस्टिस गांजू की, कब हत्या हुई टपलू जी की, कब तिरंगा लहराना बंद हो गया? 83 में जब भारत और वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा था, वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। वहां पर कौन सी बीजेपी की सरकार थी? और जो नरसंहार हुआ और उसके बाद पलायन हुआ, वो सब एक रात में हो गया। मतलब 19 जनवरी को सारा का सारा हो गया। और जो इनकी सरकारें 10 वर्ष तक रही, 15 वर्ष तक रही, 50 वर्ष तक रही, उन्होंने कोई बीज नहीं बोया। इस प्रकार के तर्क मुझे नहीं लगता कोई भी मानता होगा। और जगमोहन जी जब दूसरी बार गवर्नर बनकर आए तो वो 21 जनवरी को आए, 21 जनवरी 1990 को आए। पलायन जो हुआ, बड़े पैमाने पर जो पलायन हुआ, वो 19 जनवरी को हुआ। और वो इसलिए हुआ क्योंकि 80 से लेकर 90 के दशक में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीतियों ने इस नरसंहार के बीज बोए। जब नारे लगते थे मस्जिदों से कि अगर जम्मू कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। एक अखबार था कांग्रेसी का, अल सफा, उसमें कहा जाता था अल सफा बटे दफा। ये किसके अखबार थे? ये कौन निकाल रहा था? रलीफ सलीफ गलीफ, मतलब कन्वर्ट, मरो या जाओ, और जाओ तो अपनी बीवी छोड़कर जाओ, अपनी मां को छोड़कर जाओ, अपनी बेटी छोड़कर जाओ। ये जब इस्लामिक जिहाद के नारे लग रहे थे, वो किसके समय पर लग रहे थे और उस पर क्या कार्रवाई की गई? जब वहां पर आतंकवादियों को छोड़ा गया तो वहां पर बीजेपी की कौन सी सरकार थी? ना जगमोहन थे, ना बीजेपी थी। तो इस प्रकार से तथ्यों को केवल अपने सहूलियत के हिसाब से पेश करना, ये कांग्रेस इसलिए कर रही है क्योंकि उनका लंबा चरित्र है इस्लामिक जिहाद का संरक्षण करना। उनसे तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों का कसाई यासीन मलिक क्यों लगता है इनका भाई? क्यों उन्होंने दावत देकर बिरयानी खिलाई मनमोहन सिंह ने उसको? क्यों उसके ऊपर जब 23 आपराधिक मामले थे तो उसको खुला एक आजाद परिंदे की तरह घूमने दिया? आज वो जेल में है, अलगाववादी जेल में है। तो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को अपने करतूतों का जवाब देना चाहिए। जी, फारूक अब्दुल्ला की आपने बात की, आज ही उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए उनका दिल रोता है और उन्होंने केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाया कि केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदार थी। तो क्या वो पल्ला झाड़ रहे हैं या फिर सच में उनको लगता है कि उस वक्त जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ? और अगर बुरा हुआ तो अभी तक जब उनकी वहाँ पर सरकार थी और जिस तरीके से हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों को वो सपोर्ट कर रहे थे, तो कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ क्यों नहीं किया? देखिए, ऐसा है कि ये कहना हुस्न अफरोजी के लिए और मगरमच्छ के आंसू बहा देना कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे कश्मीरी पंडित भाई चले गए, मैं उनसे 2-3 सवाल करता हूँ। आप उनसे जाके पूछेगा, अगर वो जवाब देने के लिए तैयार है, उनसे पूछे अगर वो सही मायनों में उनके मन में, दिल में पीड़ा है। तो जैसे ये इनका पूरा इकोसिस्टम है, अब्दुल्ला कांग्रेस इकोसिस्टम, ये कह देते हैं बड़े आसानी से, एक कोई लिंचिंग नहीं होती तो पूरा जय श्री राम युद्धघोष बन जाता है इनके लिए। कोई आतंकवाद का मामला अभी तक साबित नहीं हो पाया, परंतु हिंदू टेरर का लेबल इन्होंने चिपका दिया है बड़े आसानी से, बिना कोई तथ्यों के। ये तो आपके सामने हुआ ना, जो नरसंहार हुआ कश्मीरी पंडितों का, और वो इसलिए हुआ क्योंकि वो कश्मीरी पंडितों को काफिर मानते थे। तो इसको एक बार, जैसे इन्होंने हिंदू टेरर का लेबल चिपकाया है, एक बार फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस इकोसिस्टम, चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे, अब्दुल्ला जी, एक बार इसको इस्लामिक जिहाद कहकर तो बताए कि ये इस्लामिक जिहाद था। नहीं कहेंगे। दूसरी बात, ये कहते हैं कि इनका दिल रोता है जी। तो मुझे बताइए कि इनका अगर दिल इतना ही रोता है तो जब 370 से हटाया गया और डोमिसाइल देने की शुरुआत हुई, वहाँ पर कानून लाया गया कि जिससे कि कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टीज़ जो अवैध तरीके से कब्जा की गई है, उस पर अवैध कब्जा हटाने का प्रावधान किया गया। तो इसका विरोध, इस सारी चीज़ों का विरोध क्यों किया गया? क्यों विरोध किया जा रहा है जब आज दलितों को, वहाँ पर महिलाओं को, पंडितों को अपने अधिकार मिल रहे हैं? क्यों विरोध किया जा रहा है जब आतंकवादी और पत्थरबाजों पर कार्रवाई की जा रही है? जब तक आतंकवादी और पत्थरबाज रहेंगे वहाँ पर कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास क्या संभव है? और जब कार्रवाई
पत्थरबाजों पर, आतंकवादियों पर होती है तो ये आतंकवादियों के जनाजे में पहुंच जाते हैं, आतंकवादी और पत्थरबाजों को मासूम बताते हैं। तो एक बार बोल दे कि क्या बुरहान वानी और अफजल गुरु उनकी आंखों में आतंकवादी है या नहीं है। अफजल प्रेमियों को तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी में ले लिया है। तो अफजल के प्रेमी जब बताते हैं कि हम कश्मीरी पंडितों के साथ है, एक बार बता दे कि यासीन मलिक उनके लिए आतंकवादी है या नहीं, एक बार उनको कहना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा सर। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जो जिस तरीके से आज ब्रेकिंग खबर आई कि लोकसभा की सदस्यता अखिलेश यादव ने छोड़ दिया। इससे पहले द कश्मीर फाइल्स में उनका बयान आया था कि लखीमपुर फाइल्स बननी चाहिए। अब उनके ही सांसद ये मांग कर रहे हैं कि ये मूवी बैन होनी चाहिए क्योंकि ये आपसी जो सद्भाव था उसको खराब कर रही है और साथ ही ये प्रोपेगेंडा मूवी है। तमाम तरीके के आरोप इस मूवी पे लगाए जा रहे हैं और सरकार से मांग की जा रही है कि इस मूवी को बैन करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? आपने बोला कि मूवी बहुत अच्छी है, वो बोल रहे हैं बैन करना चाहिए। देखिए, विडंबना की बात है कि जिनका इतिहास राम भक्तों पर गोलियां चलाने का रहा हो, वो लोग आज सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं। मुजफ्फरनगर दंगे जिन्होंने इस देश को दिए हो, उत्तर प्रदेश की जनता उसको भुगती है, वो सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं। तो चलिए पूछते हैं उनसे एक सवाल। एक सवाल मेरा एसटी हसन साहब से ये है कि इस्लामिक जिहाद के नाम पर कश्मीरी हिंदुओं को काफिर बताकर, मस्जिदों से ऐलान करके, वहाँ पर रलीफ सलीफ गलीब नाम के नारे देकर कि तुम दफ़ा हो जाओ वरना तुम्हें मौत मिलेगी, इस प्रकार के नारे देकर नरसंहार किया गया। वो नरसंहार तो सेक्युलर कहलाता है, वो नरसंहार धर्मनिरपेक्ष कहलाता है, परंतु जो फिल्म उस नरसंहार के सत्य को दिखाती है वो सांप्रदायिक हो जाती है। ये किस प्रकार के दोहरे चरित्र है। और देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये एसटी हसन साहब वही है जिन्होंने कहा था, अय मुसलमानों एक हो जाओ और बीजेपी के खिलाफ वोट करो वरना तुम्हें यूसीसी आ जाएगा और तुम्हें 4-4 बीवियां रखने का अधिकार नहीं मिलेगा। अगर ये सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाने वाले लोग ये हैं जिनके नाम में तो समाजवादी है पर फितरत तमंचावादी, सोच नमाजवादी और हरकतें जिन्नावादी है, तो मुझे लगता है देश की जनता भी जानती है कि इनका असली लक्ष्य क्या है। और जहाँ तक लखीमपुर खीरी फाइल्स है, तो लखीमपुर खीरी फाइल्स तो मूवी बनेगी और उसमें बताया जाएगा कि जो भी लखीमपुर मामले में दोषी थे उनको तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो मंत्री का बेटा हो चाहे वो कोई भी हो, उसको जेल में डालने का काम किया। परंतु इंटरमिशन से पहले एक सीन जरूर डालना उसमें, और वो सीन होगा जो कल योगेंद्र यादव जी का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें योगेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि हमने तो पिच बना कर दे दी, हमने तो विपक्ष के लिए, अखिलेश यादव के लिए बोलिंग करके वो विकेट ले सके योगी जी की, हमने पिच बना कर दे दी थी। अब वो योगी जी की विकेट अखिलेश जी नहीं ले पाए, परंतु एक चीज़ तो कबूल लिया उन्होंने इंटरमिशन से पहले कि किसान केवल बहाना, सियासत चमकाना, यूपी पर निशाना, इसलिए योगी के हराने के लिए योगेंद्र यादव और अखिलेश यादव मिलकर पिच बनाना, ये जो सीन है ये भी सीन आएगा उसमें। जी सर, लास्ट सवाल ये है अखिलेश यादव को लेकर। आजमगढ़ की जनता को उन्होंने छोड़ दिया है, अब करहल की जनता को अपना लिया। आपको क्या लगता है, इससे उनको फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? देखिए, मैं तो बस मुझे इस बात की खुशी है कि देखिए, सांसद होने के नाते वो पार्लियामेंट कई बार नहीं जाते थे और फिर विदेश में काफ़ी समय बिताते थे। अब उनको पता चल गया है कि जनता उसको अपनाती है जो कोरोना काल हो या चाहे वो जो भी एक विघ्न आती है प्रदेश के सामने, तो प्रदेश के साथ खड़ा होने वाला योगी चाहती है, ना कि वो व्यक्ति जो अपने आप को वैसे तो प्रदेश का बताता है परंतु विदेश में ज़्यादा पाया जाता है। तो कम से कम मुझे उम्मीद है कि अब उन्होंने लोकसभा की सीट को छोड़कर अब विधानसभा में आए हैं, तो कम से कम अब वो उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे और परदेश नहीं जाएंगे। कम से कम वो इतना करेंगे, मुझे उम्मीद है, परंतु पता नहीं आगे का टिकट उन्होंने कहाँ का बुक करवा के रखा है। जी, तो आपने देखा राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी थे जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस प्रोपेगेंडा फैला रही है। मूवी प्रोपेगेंडा नहीं है, जबकि वो डेट जो है वो चेंज करे। जैसे कि शहजाद पूनावाला जी ने बताया कि 21 जनवरी को जगमोहन जी को गवर्नर बनाया जाता है, लेकिन आप देखें सोशल मीडिया पर 19 जनवरी की डेट आपको मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे पत्रकार भी हैं जो इस झूठ को फैला रहे हैं। तमाम लोगों के बीच में इस झूठ को परोसा जा रहा है, बीजेपी को निशाने पर लिया जा रहा है, लेकिन सच्चाई जो थी वो हमने आपको दिखाई।